नमस्ते। तकरीबन सभी के दिमाग में ये सवाल है कि आखिर भारतीय शेयर बाज़ार को क्या हो गया? क्योंकि ना तो ये ऊपर चढ़ रहा है, ना ये करेक्ट होके बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। एक बहुत ही सीमित दायरे में घूम रहा है और सभी को ये फ्रस्ट्रेट कर रहा है, परेशान कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम आसपास का माहौल देखें तो विश्व बाज़ार में बहुत सारे ऐसे बाज़ार हैं जहां पर न्यू ऑल टाइम हाइस कंटिन्यूसली हिट होते जा रहे हैं। विश्व के बाकी काफ़ी सारे बाज़ार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, लेकिन हमारा भारतीय स्टॉक मार्केट बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही एक साइडवेज मूव में चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसको पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं मिले हैं। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट द्वारा पॉजिटिव ट्रिगर्स हुए हैं, आरबीआई द्वारा पॉजिटिव ट्रिगर्स मिले हैं, लेकिन फिर भी बाज़ार अपने दायरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये बाज़ार आगे कहाँ घूमेगा। क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्या ये नीचे की तरफ जाएगा, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि बाज़ार की रुख क्या रहेगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जो बाज़ार को सीमित दायरे में जोड़े रखे हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इसको इस दायरे से बाहर खींच के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बाज़ार को ले जाएंगे। मेरी रेगुलरली ऐसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स से बात होती रहती है जिन्होंने फुल टाइम शेयर बाज़ार को ही अपना बिजनेस, इनकम, जो भी कहें आप, उसको बना लिया है। तो उनके लिए बहुत ही एक फ्रस्ट्रेटिंग फैक्टर ये हो रहा है बिकॉज जो लोग पिछले 4-5 साल में बाज़ार में आए थे उन्होंने क्या देखा है कि एक ट्रेंड वाइज मार्केट देखा है। जब बाज़ार चढ़ता है तो तेज़ी से अच्छे रिटर्न्स देता है, अच्छे गेंस देता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी वही पैटर्न देखने मिलता है कि कोई अगर स्टॉक चलने लगता है तो कंटिन्यूसली वो न्यूअर हाइज बनाते जाता है। और रिवर्स जब करेक्शंस आते हैं तभी भी एक तेज़ी से करेक्शन आते हैं, स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं और उसके बाद जब करेक्शन रुक जाता है तो बाज़ार तेज़ी से घूम भी जाता है। तो जो लोग ये मोमेंटम ट्रेडिंग करने के आदी हो गए थे कि तेज़ी से बाज़ार या कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो उसमें निवेश कर दिया और जब गिर रहा है तो उसको शॉर्ट कर दिया, उनके लिए एक बहुत ही पीड़ादायक, कष्टदायक दौर हो रहा है। तो मैं कई सारे ऐसे रियल एग्जाम्पल बता सकता हूँ। जैसे कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो फुल टाइम इसी में आ गए हैं, तो इनकी इनकम का सोर्स भी यही बना लिया है उन्होंने उसको। तो पहले 2024 सितंबर से पहले वो कहते थे कि हम जितना कैपिटल डाल रहे हैं उसका महीने में हम 2-3% रिटर्न्स कमा सक रहे हैं। मतलब साल में 24 से 36% ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह करके वो रिटर्न्स कमा ले रहे थे। तो वही उनका आय का स्रोत हो रहा था। लेकिन पिछले 1 साल से वो 2 से 3% घट के अब 1 से 2% लेवल पे आ गया है। मतलब साल में 12 से 24% के आसपास ही ट्रेड करके भी रिटर्न्स इतने आधे हो गए उनके रिटर्न्स। सिमिलरली दूसरे अगर मैं केस की बात करूँ तो सितंबर 2024 तक उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स कमाए थे, 30%, 35%। लेकिन पिछले 1 साल में उनका रिटर्न्स -15, -20% हो गया है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, चाहे वो लंबी अवधि के निवेशक हो, चाहे वो ट्रेडर हो, कि बाज़ार उनको बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि उनको ये अपेक्षा नहीं थी कि बाज़ार में ऐसा दौर भी आएगा और वो इतने देर तक खिंच जाएगा। देखिए, ये एक सर्वमान्य फैक्ट है कि लंबी अवधि में शेयर बाज़ार के रिटर्न्स उनके जो अंडरलाइंग कंपनीज़ हैं उनके रिटर्न्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मान लो अगर कंपनियां 15% के आसपास ग्रोथ कर रही हैं 5 साल 10 साल के रीजन में, तो चांसेस है कि शेयर बाज़ार भी 15% के आसपास के रिटर्न्स दे, अज्यूमिंग कोई पी कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन नहीं देखने मिल रहा है। लेकिन छोटी अवधि में, शॉर्ट टर्म में, मिडिल टर्म में बाज़ार की जो मूवमेंट होती है वो टेक्निकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लिक्विडिटी कितनी है, बाज़ार में मोमेंटम कितना है, बाज़ार के और स्टॉक्स
कौन से लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं तो तेज़ी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम इस वीडियो में दोनों ही फैक्टर्स पे देखेंगे कि टेक्निकल फैक्टर्स पे बाज़ार कहाँ पर प्लेस्ड है और फंडामेंटल फैक्टर्स और अर्निंग्स पे बाज़ार का प्लेसमेंट कहाँ पर है। तो ये आप निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं और मई महीने से लेके अभी हम अक्टूबर में आ गए, 5 महीने से बाज़ार एक कंटिन्यूस चैनल में एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ 25,700 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे की तरफ 24,300 के आसपास का सपोर्ट बना हुआ है। और अगर अभी आप देखेंगे तो जो स्विंग्स का वेलोसिटी है या स्विंग्स का जो हाईज और बॉटम्स हैं वो भी धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। मतलब ये दायरा और भी ज़्यादा सिकुड़ता जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का दायरा होते जा रहा है। तो ये जब होता है तो कंटिन्यूसली ये पैटर्न कितने टाइम तक कंटिन्यू करेगा वो तो डिपेंड करेगा कि बाज़ार में क्या फोर्सेस प्ले होते हैं। लेकिन जब भी ये चैनल से ब्रेकआउट मिलेगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज जब भी बाज़ार एक लिमिटेड दायरे में बहुत लंबे टाइम तक ट्रेड करता है तो जब वहाँ से बाहर निकलता है तो फिर वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए ये दोनों एक काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। अभी आप देखें यहाँ पर बाज़ार 25,700 नहीं 25,400 450 से ही घूम गया और सिमिलरली नीचे की तरफ भी 24,600 650 के पहले ही घूम गया, राइट। तो ये जो दायरा भी है वो और ज़्यादा सिकुड़ते जा रहा है। अगर मैं ये ड्यूरेशन बढ़ा दूँ और देखूँ कि पास्ट में ऐसे पैटर्न्स कब आए थे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही सिमिलर पैटर्न देखने मिला था। तो आप देखेंगे कि उस टाइम पे भी बाज़ार एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। ये बात है अक्टूबर 2021 से लेके मई 2023 तक, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल तक बाज़ार सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। तो ये चैनल वाला पैटर्न कितने टाइम तक कंटिन्यू हो सकता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण हैं। इसके अगर हम ज़्यादा ड्यूरेशन में भी जाएं तो भी 1.5 साल 2 साल मार्केट्स कई बार कंसोलिडेट करते रहता है। हमें कंसोलिडेट किए हुए ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास तो हो गया है अगर हम यहाँ से बड़ी टाइम फ्रेम में देखें तो हो सकता है 6 महीने और कंसोलिडेट करे टेक्निकल फैक्टर्स के हिसाब से। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी ये पैटर्न से बाहर निकलता है, जैसे कि 2023 में पैटर्न से बाहर निकला था, तो आप देखिए कि कितनी शानदार फिर रैली देखने मिली थी इन द मीडियम टर्म। तो जब ये पैटर्न से बाहर निकला मई 2023 में तो 18,600 से लेके 26,200 तक ऑलमोस्ट काफ़ी एक शानदार रैली देखने मिली। यहाँ पर एक थोड़ा सा डिप देखने मिला, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो काफ़ी कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड देखने मिला। तो सिमिलरली यहाँ पर भी प्ले आउट होने के चांसेस हैं। तो जब ये चैनल से बाहर निकले तभी आपको एक बड़ा पोजिशनल ट्रेड मिलेगा। तब तक आप अपने पोजीशंस को छोटे रखें और छोटा छोटा मुनाफा मिले ट्रेडिंग में तो निकल जाए। एक बड़ा पोजिशनल मूव आपको इस चैनल के बाहर ही देखने मिल सकता है। अब अगर हम फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली बाज़ार पिछले साल तक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था। अर्निंग्स क्लियरली स्लो डाउन दिख रहा था बिकॉज इलेक्शंस की वजह से ऑलमोस्ट 5-6 महीने तक पूरा सरकार का कामकाज ठप हो रखा था और हमारा इकोनॉमी ज़्यादातर गवर्नमेंट केपेक्स पे ही दौड़ रहा था। तो जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये चीज़ प्रेडिक्ट की हुई रहती है और भविष्य में भी इलेक्शन से पहले आप अगर ये आपको एक्सपेक्ट करना ही चाहिए कि गवर्नमेंट केपेक्स पे स्लो डाउन मिल सकता है। तो अगर इकोनॉमी गवर्नमेंट केपेक्स पे ज़्यादा दौड़ रही है एज़ कम्पेयर टू कंजम्पशन या प्राइवेट केपेक्स, तो इलेक्शन से पहले आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ताकि अगर बाज़ार में इस तरह का साइडवेज मूवमेंट देखने मिले तो आप उससे बच सकते हो।
तो जो पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें, जो फंडामेंटल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ में देखने मिले हैं। जैसे कि सबसे पहला, बजट में इनकम टैक्स का कट आया, तो उसके हिसाब से अनुमान है कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास लोगों के पास टैक्स की बचत होगी। तो गवर्नमेंट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स की यही अपेक्षा है, यही आशा है कि वो पैसा स्पेंडिंग में आएगा। अब उसमें से कितना परसेंट स्पेंडिंग में आता है, कितना परसेंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाता है, वो चीज़ देखने वाली होगी। वो अगले 6 महीना 1 साल में पता चलेगा। दूसरा एक जो बहुत बड़ा बूस्टर देखने मिला वो आरबीआई की तरफ से आया। 100 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट कर दिया, 100 बेसिस पॉइंट का सीआरआर कट कर दिया। तो रेपो रेट कट तो ऑलरेडी इन इफेक्ट है, उसके पॉजिटिव परिणाम अभी इस फेस्टिव सीजन से दिखने स्टार्ट होने चाहिए। जो सीआरआर कट है उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से ज़्यादा तेज़ी से दिखने मिलेगा। अभी 1 सितंबर से कुछ सीआरआर कट का जो 25 बेसिस पॉइंट है वो इफेक्ट होगा, तो वो ग्रेजुअली प्ले आउट होगा। तो ये दूसरा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो गया, ये जीएसटी में जो रिफॉर्म्स आए, काफ़ी सारी चीज़ों में जीएसटी की दरें घट गई। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव बूस्टर हो सकता है। सभी की आशा अपेक्षा यही है कि इसकी वजह से कंजम्पशन में बूस्ट देखने मिल सकता है। तो ये 3 फैक्टर्स बाज़ार को पॉजिटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव ट्रेंड में ले जा सकते थे। लेकिन आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स के बाद भी बाज़ार नए हाइस को नहीं क्रॉस कर पाया, वहाँ टच भी नहीं कर पाया। तो कितना बाज़ार में ओवर वैल्यूएशन था पहले, और उसका टाइम वाइज करेक्शन होके बाज़ार में अभी सेंटीमेंट कितना ज़्यादा मिक्स्ड है। क्योंकि अगर यही चीज़ किसी बुल मार्केट फेज़ में हुई होती, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हुए होते, तो बाज़ार में 10-15% की आराम से रैली देखने मिल चुकी होती। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हो गए। चौथा फैक्टर अगर मैं बोलूँ तो ये टाइम वाइज करेक्शन की वजह से काफ़ी वैल्यूएशंस मेलो डाउन होने लगे हैं। अभी भी हम लोग अंडर वैल्यूड कैटेगरी में नहीं आए हैं, अभी भी हम लोग फेयरली वैल्यूड कैटेगरी में ही चल रहे हैं। कुछ कुछ सेक्टर्स में ओवर वैल्यूड हैं, कुछ कुछ सेक्टर्स में थोड़ा सा अंडर वैल्यूड हो सकता है। तो इतना टाइम वाइज करेक्शन के बाद भी अभी भी हम लोग फेयरली वैल्यूड कैटेगरी में हैं, हम लोग अंडरली वैल्यूड कैटेगरी में नहीं आए हैं। अब अगर नेगेटिव फैक्टर्स की बात करूँ तो सबसे पहला तो भाई यूएस और ट्रम्प भाई साहब क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी भी उठ के किसी दिन किसी चीज़ पे टैरिफ लगा देंगे, मूवीज़ पे लगा दिया, फार्मा पे लगा दिया। भारत और यूएस का जब टैरिफ्स लगी थी तो सबसे पहले भारत गया था कि बात करने की हम लोग ट्रेड डील करेंगे। तो सबकी अपेक्षा थी कि भारत को अच्छा एक पॉजिटिव फेवर मिलेगा, लेकिन हुआ पूरा उल्टा ही। भारत और यूएस के रिलेशंस बहुत ख़राब होते गए। अभी धीरे धीरे थोड़ा सुधार होने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या होपफुल नहीं हूँ मैं उस मामले में, लेकिन ये एक बड़ा नेगेटिव झटका लगा। तो जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स से इम्पैक्टेड हैं, जैसे आईटी बहुत बड़ा सेक्टर हो गया। तो इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो आईटी में काम करते हैं। तो अगर आप उनकी कमेंट्री देखें, उनका रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 0%, 2%, 3% डी ग्रोथ। एक्सेंचर जैसी जो सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी है, उसने अगले साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ कितना दिया है, 2 से 5%। तो मतलब ग्रोथ के नाम पे बहुत ही कम ग्रोथ मिल रही है। और इसमें एआई का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एआई ने चीज़ों को इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर दी है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ आईटी था, लोग उससे बहुत तेज़ी से बाहर निकल रहे हैं। तो हमारी जो आईटी कंपनीज हैं उनको भी जल्दी से अडॉप्ट करना होगा इस चीज़ को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही है, तो कंपनियाँ अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे हाइक्स नहीं दे रहे हैं। बहुत ही एक म्यूटेड हाइक्स देखने मिल रहा है अक्रॉस इंडस्ट्रीज़। उसकी वजह से अगर लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, उनकी जो सैलरीड क्लास है उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो वो अपना कंजम्पशन कर्टेल कर रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं उसी पे खर्चा कर रहे हैं, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैं उसको होल्ड बैक कर रहे हैं। तो ये एक मल्टीपल
फैक्टर्स, एक चेन ऑफ इवेंट्स हो रहा है जिसकी वजह से कंजम्पशन स्लो डाउन हुआ है। तो अब ये जीएसटी रिफॉर्म की वजह से अपेक्षा तो है कि कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलेगा, रेट कट्स की वजह से अपेक्षा है कि बूस्ट मिलेगा। अब ये देखना वाला होगा कि कितना बूस्ट मिलता है, बिकॉज शादियों का सीज़न भी आ रहा है, तो जनरली स्पेंडिंग लोगों की इंक्रीज़ होती है। तो इकोनॉमी काफ़ी होपफुल है कि कंजम्पशन पिकअप होगा और अर्निंग्स पिकअप होंगे, तब जाके बाज़ार को एक फिलिप मिल सकता है। तो आज की डेट में तो एक नेगेटिव फैक्टर है कि कंजम्पशन काफ़ी स्लोड डाउन है, टैरिफ्स का भी इम्पैक्ट है। और एक फैक्टर जो बाज़ार को सीमित दायरे में रख रहा है और ये सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो रहा है ऑन ग्राउंड, वो है कि एफआईआईज़ की स्वेलिंग। ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल एफआईआईज़ ने सेकेंडरी मार्केट में इस साल बेच दिया है और लगातार उनकी सेलिंग चल रही है। उसके पीछे का कारण क्या है कि एफआईआईज़, एफपीआईज़ देख रहे हैं कि दूसरे बाज़ारों में अच्छे रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। यूएस मार्केट लगातार ऑल टाइम हाइज बनाते जा रहा है, यूरोपियन मार्केट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, एशिया की बात करूँ तो चाइनीज़ मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जापानीज़ मार्केट अच्छा कर रहे हैं, कोरियन मार्केट अच्छा कर रहे हैं। तो एफपीआईज़ को इंडिया के लिए सगे तो है नहीं, तो उन्हें जहाँ अच्छा रिटर्न्स मिलेगा वो उस तरफ दौड़ेंगे। तो अभी हो ये रहा है कि इंडियन मार्केट काफ़ी साइडवेज मूव हो रहा है, उनके रिटर्न्स बन नहीं रहे हैं, तो वो पैसा उठा उठा के जिन मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स उनको मिल रहे हैं वहाँ लेके जा रहे हैं। तो एफपीआईज़ की कंटिन्यूसली सेलिंग जारी है। और एफपीआईज़ का सेलिंग के पीछे और एक कारण है कि हमारा रुपी का डेप्रीसिएशन, रुपी ऑलमोस्ट 89 रुपीज़ पे आ चुका है। तो जब रुपी डेप्रीशिएट होता है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, बिकॉज जो बाज़ार में गिरावट होती है वो तो उनको झेलनी होती है, साथ में अगर रुपी डेप्रीशिएट हो रहा है तो उनका लॉस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एफपीआई इसको फोर्स कर रहा है कि वो पैसे यहाँ से निकाल के ऐसे मार्केट में डाले जहाँ पर रिटर्न्स बन रहे हैं। तो ये तो हो गए सारे पॉजिटिव और नेगेटिव कारण। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाज़ार इस रेंज से कब बाहर निकलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो बाज़ार को इस रेंज से बाहर निकाल के ले जा सकता है वो है अर्निंग्स। अगर कंपनियों की अर्निंग्स में सुधार देखने मिलेगा और स्पेशली सितंबर क्वार्टर में बाज़ार की अपेक्षा काफ़ी है कि ये क्वार्टर अर्निंग्स के लिए अच्छा हो सकता है, एक हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिल सकता है। उसका कारण ये है कि पिछले साल सितंबर 2024 का जो क्वार्टर था वो काफ़ी ख़राब रहा था, तो हमारा जो बेस है वो काफ़ी नीचे है। तो उसके ऊपर कंपनीज़ को 10%, 12%, 15% ग्रोथ करना हो तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो बाज़ार की बहुत ही इम्पॉर्टेंट नज़र होगी अर्निंग्स पे, स्पेशली ये जो क्वार्टर के अर्निंग्स आएंगे वो अच्छे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वार्टर की कमेंट्री भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है जिस पे बाज़ार की नज़र होगी, बिकॉज फेस्टिव सीज़न आ रहा है। इतने सारे जो हम लोग पॉजिटिव फंडामेंटल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं वो कंपनियों को ऑन ग्राउंड पॉजिटिव वे में रिफ्लेक्ट होते दिख रहा है कि नहीं, वो बाज़ार पे उसकी बहुत तेज़ नज़र होगी। तो अगर अर्निंग्स में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिले और स्पेशली कमिंग 1-2 क्वार्टर्स की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो ज़्यादा पॉजिटिव रहे तो बाज़ार हो सकता है इस जो सीमित दायरे के रेंज है वहाँ से बाहर निकल के ऊपर की तरफ मुड़ जाए। बिकॉज ओवरऑल ग्लोबली लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। अगर हम दूसरे एसेट क्लासेस के साथ देखेंगे, जैसे शेयर मार्केट में तो इंडिया को छोड़ के जैसे मैंने बता दिया बाकी सारे बाज़ार में भयंकर तेज़ी चल रही है। बिटकॉइन पिछले 1 साल में डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, मतलब 100% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। गोल्ड सिल्वर आप देख ही रहे हो, न्यूज़ में सुन ही रहे हो, लगातार डेली बेसिस पे न्यू हाई बनाते जा रहा है। पिछले 1 साल में 60% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दे चुके हैं गोल्ड और सिल्वर। कहने का मतलब कि ओवरऑल फिनेंशियल स्पेस में लिक्विडिटी की कोई शॉर्टेज नहीं है। इन्वेस्टर्स के पास भयंकर पैसा पड़ा है निवेश करने के लिए, लेकिन वो पैसा उन्हीं एसेट क्लासेस में जा रहा है जो आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखते हो, आउट परफॉर्म कर रहे हो। तो इसलिए अगर हमारे
कंपनीज के अर्निंग्स पिकअप होगी तो वो पैसा जो दूसरे एसेट क्लासेस में जा रहा है या दूसरे देशों में जा रहा है वो तेज़ी से भारत में भी आ सकता है और शेयर बाज़ार में एक तेज़ बढ़त देखने भी मिल सकती है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर शेयर बाज़ार के लिए बन सकता है अगर अर्निंग्स पिकअप हो तो इसके लिए देखना होगा कि कब और कितने कैसे अर्निंग्स आते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होगा। तो देखिए ये आप निफ्टी 50 के वेटेजेस देख रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। तो फिनेंशियल सर्विसेज का सबसे ज़्यादा वेटेज है, आईटी, ऑटोज़, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, राइट। तो इससे आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि बाज़ार साइडवेज में क्यों है, बिकॉज आईटी बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, उनके अर्निंग्स ग्रोथ आ नहीं रहे हैं। एफएमसीजी बहुत ही नेगेटिव में चल रहा है, कोई ज़्यादा अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आए। ऑयल एंड गैस भी स्ट्रगल कर रहा है, मतलब, और फिनेंशियल सर्विसेज भी काफ़ी हद तक स्ट्रगल ही कर रहा है, बहुत अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ जैसी अपेक्षा होती है वो नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें से ऑलमोस्ट 25 से 30% अगर मैं आईटी, ऑयल एंड गैस एंड एफएमसीजी देखूं तो वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। फिनेंशियल सर्विसेज को मैं अगर मानूं तो मार्केट के रिटर्न्स को या मार्केट के जो अर्निंग्स हैं उसको मैच कर रहे हैं। और ऑटोज़ है जहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रही है, टेलीकॉम है जिसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रही है। तो मैं बड़े सेक्टर्स पे ही फोकस कर रहा हूँ, इसलिए बाज़ार इतना साइडवेज चल रहा है, बिकॉज जो बड़े सेक्टर्स हैं वो ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रैली में या उसमें ज़्यादा गिरावट देखने नहीं मिलेगी, तो बाज़ार सीमित दायरे में ही घूमेगा। तो अगर बाज़ार को इस सीमित दायरे से बाहर निकलना है तो कौन से सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करना होगा, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा वेटेज फिनेंशियल सर्विसेज का है। तो अगर ये पिकअप होगा तो निफ्टी अच्छे रिटर्न्स, शेयर बाज़ार अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि आईटी में तो अगले 1-2 साल में होप नहीं है। ऑटोमोबाइल्स का मोमेंटम अच्छा चल रहा है, नो डाउट। एफएमसीजी के पिकअप होने के चांसेस, एक्सपेक्टेशंस स्पेशली है। और इसमें अगर मैं डिटेल पे जाऊं, फिनेंशियल सर्विसेज में भी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, ये जो बैंक्स है इनके अगर रिजल्ट्स अच्छे आए, इनके वेटेज 27% है ओवरऑल इंडेक्स के, तो अगर इनके रिजल्ट्स अच्छे आए तो बाज़ार तेज़ी से दौड़ लगा सकता है। भले ही आईटी अभी भी सबड्यूड रह सकता है, लेकिन आईटी में इतनी पिटाई हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरावट के चांसेस कम है। तो ये अगर बाज़ार का मोमेंटम पॉजिटिव हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा गिरावट देखने नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग में तो रिलायंस है जिसका जियो काफ़ी अच्छा कर रहा है, रिटेल बिजनेस भी ठीक ठाक कर रहा है। तो मेन जो दारोमदार मुझे दिख रहा है आने वाले क्वार्टर में वो बैंक्स के ऊपर होगा, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अगर एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक इनके नतीजे अच्छे रहते हैं तो बाज़ार में तेज़ी देखने मिल सकती है। अगर इनके नतीजे बाज़ार को निराशा कर सकते हैं या निराशा देते हैं तो बाज़ार सीमित दायरे में कंटिन्यू रहेगा। तो आप ये ब्रेकअप से समझ सकते हैं कि किस कारणों से बाज़ार एक इस ट्रेंड से बाहर निकल सकता है। अब ये सिनारियो देखते हैं कि बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट किन कारणों से देखने मिल सकती है। तो उसके पीछे 2 सिनारियोस अगर प्ले आउट होंगे तब बाज़ार में एक तेज़ गिरावट देखने मिल सकती है। पहला कि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव आ जाए, एक बड़ा करेक्शन देखने मिले अक्रॉस द ग्लोब। अगर ऐसा कुछ हो जाए, कोई वॉर छिड़ जाए या कोई भी ऐसा कारण हो जाए, तो भारतीय बाज़ार में ये जो चैनल में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 24,300 का लेवल भी ब्रेक करके नीचे की तरफ हम लोग घिसट सकते हैं। और दूसरा फैक्टर कि अगर अर्निंग्स इस क्वार्टर में भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करें तो ये 2 फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बाज़ार में एक तेज़ गिरावट देखने मिल सकती है। तो इन समरी मेरा मानना है कि बाज़ार का ये जो साइडवेज रेंज बाउंड ट्रेड है वो आगे भी जारी रह सकता है, अनलेस जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव क्वार्टर या पॉजिटिव कमेंट्री दें। ये दोनों चीज़ें अगर होंगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स और पॉजिटिव कमेंट्री,
तो बाज़ार इस रेंज को तोड़ के ऊपर की तरफ भाग सकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो ये जो हमारा रेंज बाउंड मूवमेंट है वो हो सकता है अगले 2-3 महीने और कंटिन्यू कर जाए। तो ये मेन फैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे बाज़ार का आगे का ट्रेंड और आगे की मूव्स डिटरमाइन होंगे। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।